गुजरातचे मुख्यमंत्री बदलले आहेत. गुजरात राज्यातील हा एक मोठा बदल आहे आणि या बदलाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलंय. असं काय घडलं की तातडीने भाजपला मुख्यमंत्री बदलावा लागला, त्यांच्याऐवजी भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्री करावं लागलं? असं काय झालं होतं गुजरातमध्ये? गुजरात तर विकासाचा मॉडेल आहे. मग गुजरातमध्ये स्वतः नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचं लक्ष असतं. गुजरातमध्ये एखादी सुई जरी खाली पडली तरी ते अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांना कळत असते. पण गुजरातमधील मुख्यमंत्री बदलण्यास भाजप मजबूर का झाला? त्यांच्या पुढे काय अडचणी होत्या आणि असा कुठला रिपोर्ट होता की ज्याच्यामुळे गुजरातचा मुख्यमंत्री भाजपला बदलावा लागला? कुठल्या समाजाशी बिनसलंय का? नेमकी काय गणित आहेत? गुजरात हे 15 वर्ष विकासाचं मॉडेल आहे असं सांगत असताना आणखी 15 वर्ष गुजरात राज्य करू शकतो, गुजरातमध्ये भाजप राज्य करू शकलं असतं. पण तरी सुद्धा गुजरातमध्ये भाजपला का भीती वाटली की आत्ताचे जे तत्कालीन जे मुख्यमंत्री आहेत ते जर कायम राहिले तर कदाचित निवडणुकांमध्ये फटका बसू शकतो? मी ही चर्चा करणार आहे की नेमकं काय झालं भाजपला, गुजरातमध्ये भाजपला कसली भीती वाटली, नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना कसली भीती वाटली? राजेश जी आहेत पत्रकार, एका इंटरनॅशनल मॅगझिनचे ते मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत, त्याचबरोबर ते निर्मलजी या चर्चेत सहभागी होत आहेत. राजेश भूषण बोजक आणि निर्मलजी या चर्चेत सहभागी होतात. त्याचबरोबर साई देताणे काँग्रेसचे प्रवक्ते या चर्चेत सहभागी होतात. महेश भाजपचे प्रवक्ते यांना मी विनंती केली की ते या चर्चेत सहभागी होतील. मी सर्वात आधी काँग्रेसची प्रतिक्रिया घेतो की असं काय घडलं. साई, हे सांगा, तुम्हाला थोडंसं मराठी येतं पण तुम्ही हिंदी बोलू शकता. पण असं काय घडलं की गुजरातमध्ये भाजपला तडकाफडकी मुख्यमंत्री बदलावा लागला? आपण गुजरातमध्ये पाहिलं असेल तर तुम्ही रेग्युलर पाहिलं, गुजरातमध्ये भारतीय जनता पार्टीची जीत अवरनवर चालत राहिली असेल. शेवटली जी महानगरपालिका, नगरपंचायत आणि ह्याची जे इलेक्शन्स गेले त्याच्यात पण त्या लोकांनी क्लिअर स्वीप केलेली होती. पण हे केल्या सुद्धा पण त्यांनी एक वस्तू पाहिलेली का लोकांसंगत ही कनेक्शन नाही होऊन राहिलेलं आहे. नंबर 2 का हे जे महानगरपालिकाचे हे जे इलेक्शन झाले ते कोरोनाच्या पहिल्या वेव्ह मग झालेला आणि मग त्याच्या मग दुसरी वेव्ह आली. दुसरी वेव्ह मग जी मिसमॅनेजमेंट ही गव्हर्नमेंटनी जी केली ते लोकांना फार खुसली आणि लोक खुल्लेआम सरकारच्या विरुद्ध बोलायला लागले. फक्त सरकार विरुद्ध नाही का विजय रुपाणी विरुद्ध बोलत होते का गुजरात सरकार विरुद्ध बोलत होते तसं नव्हतं. ते लोक नरेंद्र मोदी विरुद्ध बोलून राहिले होते, ते लोक अमित शहा विरुद्ध बोलून राहिले होते. हे फार क्लिअर कट सापुतारा ते घेऊन कच्छ पर्यंत दरेक प्रांतमध्ये होऊन राहिलं होतं. आता ह्याच्यानी असं तर जिंकलेले दिसतात ते तुम्हाला आणि पेटा चुटणी जिंकल्या हे सगळं जिंकलं ते त्यांना दिसून राहिलं होतं. पण जी आतमध्ये रोष लोकांच्या प्रगटून राहिलेला होता ते पण त्यांना दिसून राहिलं होतं. नोकऱ्या नाहीये, लोकांकडे शिक्षणाची अभाव आहे, ते सगळे प्रॉब्लेम्स होते, आज नाही अगोदर पण होते. पण जेव्हा या कोरोना काळामध्ये मिसमॅनेजमेंट झालं त्याच्या मग हे जी वधलं ना ते काही जास्त पडतच वधलं आणि लोकांची जी आक्रोश आहे ते लोकांसमोर पुष्कळ हे खुले होऊन काय म्हणतात त्यांच्या नेत्यांसमोर लोक प्रगट करायला लागले. आजपर्यंत कधी असं नव्हतं का गुजरातमध्ये लोक नरेंद्र मोदीवर टीका करत होते, असं कधी नाही का अमित शहावर टीका करत होते. दिस वॉज नॉट, हे गुजरातमध्ये टेंडन्सी नव्हती लोकांची. पण या कोरोना काळच्या दुसऱ्या वेव्ह मग लोकांनी फार क्लिअर कट विरोध करायचा सुरू केला. दुसरं का गुजरातची जी विपक्षी दळ आहे ते काँग्रेस होय का दुसरे पण होय, त्या लोकांनी कोरोना काळमध्ये मृत्यू पामलेल्या लोकांकडे जेव्हा जी यात्रा चालू केली आहे त्या सगळी यात्रांनी नतीजा हे आला का ते आक्रोश वधून राहिलेला आहे. तो वत्ता आक्रोश एक रीतीनं कोणावर फोडायचा ते नक्की होतं का कोणावर फोडायला पडेल, नाही तर ती लोक त्याच्यात आपल्याला नारियल तरीके वाहून टाकेल. म्हणून ते फोडायच्या कोणाच्या नाही, तो दोषच्या टोपला विजय रुपाणीवर फोडून ना त्यांच्यावर राजीनामा घेतलेला आहे. हॅलो हॅलो हा अमित साईजी, म्हणजे विजय रुपाणी यांना बळीचा बकरा बनवला याच्यामध्ये? फक्त बळीचा बकरा आहे. त्यांनी काही केलं असंही ऍज अ मुख्यमंत्री पण काही नव्हतं केलं आणि ते फक्त रिमोट कंट्रोलवर चालणारा नेता होता. अमित शहा आणि मोदी साहेबांनी जे डायरेक्ट करत होते तेवढ्या डायरेक्शनवरच चालत होता, पण ते वर्कआउट नाही केलं. आता दोषच्या ठोपला कोणावर तर फोडायचाच आहे, तो कोणावर फोडणार? विजय रुपाणीवर फुटला तो. ठीक आहे, मी तुमच्याकडे येतो साईजी, मी तुमच्याकडे पुणे येतो. निर्मलजी या चर्चेत सहभागी होतात. निर्मलजी आवाज पोहोचतो का?
हाँ बोलिए। निर्मला अंबानी जी मला सांगा की आप बताइए कि ये क्या वजह थी जो इतने सडनली विजय रूपाणी जी को बदलना पड़ा। एक तो ऐसा है कि नरेंद्र जी मोदी विकास और जी, अमित मैं शाह की जरूर ठीक ठीक मैं ठीक तरह से कमांड है उनके ऊपर। जी विकास जी, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि गुजरात के लास्ट 2 दिन में गुजरात की पूरी जो राजनीति है वो उलटफेर हो गई है। इसका कारण यही है कि गुजरात में जो विजय रूपाणी की जो सरकार थी, उन्होंने जो काम किया उनकी वजह से जो लोग नाराज थे कोरोना काल में, लोगों को बहुत सारी तकलीफें पड़ी है। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, बेड की बात की जाए, तो काफी सारे लोग यहाँ पे कोरोना में यहाँ पे मर गए, और उसका जो कारण छुपाया है उसी वजह से रूपाणी सरकार को, यहाँ से विजय रूपाणी को एक बार यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ रहा। और दूसरा रीजन ये है कि पाटीदार समाज यहाँ पे बहुत उनसे नाराज था, और पाटीदार समाज, और दूसरी बात सबसे बड़ी अहम बात है कि आम आदमी पार्टी जिन्होंने सूरत में अपना डेरा डाला और 25 से ज्यादा सीट वो निकाय चुनाव में लेके आए, उसी वजह से, और पाटीदार अभी भी आप देख सकते हो तो पाटीदार समाज जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता गया, और उसी वजह से विजय रूपाणी जो है वो यहाँ पे नाकाम रहे, पाटीदारों को भी समझाने में वो नाकाम रहे। और ये पूरे 5 साल का उनका जो कार्यकाल देखा जाए, और तो उसमें उन्होंने बहुत सारी नाकामी है, वो उसकी वजह से विजय रूपाणी को भी इस्तीफा देना पड़ रहा है। और भाजपा में और यहाँ के जो नए आपके महाराष्ट्र के CR पाटिल जो यहाँ पे सूरत में सांसद है, उनका और विजय रूपाणी का जो मन मिलाप था वो भी नहीं था, इसी वजह से रूपाणी को यहाँ से जाने वाला था। और ऐसा बोला जाता है गुजरात में जो रूपाणी जो है वो रिमोट से चलने वाली सरकार थी, वहां से अमित शाह बैठ के रूपाणी को जो चला रहे थे, और उसी वजह से जो पाटीदार समाज नाराज था। गुजरात में सबसे ज्यादा वोट जो है वो पाटीदार समाज के है, तो कभी भी पाटीदार समाज का मुख्यमंत्री इनको मिला नहीं था। तो उसी वजह से 15 साल में अगर आप देख ले तो आनंदीबेन पटेल को एक बार बनाया गया था, पर उनके भी ऊपर बहुत सारे दाग लगे होते, इसीलिए उनको मालूम था कि 2022 में भाजपा को आम आदमी पार्टी से बहुत सारी तकलीफ है, इसी वजह से उनको विजय रूपाणी को इस्तीफा देना पड़ा। और काफी सारी बात थी कि 15 दिन पहले CR पाटिल जो है वो नरेंद्र मोदी से जाके मिल रहे हैं, फिर जो यहाँ के प्रफुल्ल पटेल संघ प्रदेश है वो भी नरेंद्र मोदी से जाके मिल रहे हैं, क्योंकि कई पाटीदार समाज नाराज होने के कारण आगामी 2022 का जो चुनाव है उसमें भाजपा को बहुत सारी दिक्कतें आ सकती थी, और उसको देखकर ही ये सारा जो है 2 दिन का जो 2 दिन रहे उसमें विजय रूपाणी को इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया है। इस्तीफा जो दिया है वो उनको मजबूर करके दिया गया है, उन्होंने अपने खुशी से नहीं दिया है। अगर उन्होंने कल बाइट में भी बोला है कि मैंने अपने खुशी से ये राजीनामा दिया, पर ये बात नहीं है, क्योंकि आगामी चलिए 2022 में मैं फिर से आता हूँ। 99% भाजपा की सरकार जा रही थी। निर्मल जी मैं फिर से आता हूँ। जी लेकिन आपकी बातों जी में एक चीज है कि पाटीदार समाज बहुत दिनों से मांग कर रहा था कि हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारे कच्छ का मुख्यमंत्री हो। तो उसको राजे जी मेरी आवाज आपको आ रही है? जो आप जो बात कर रहे हो कि वहीं पे यहाँ पे गुजरात में अभी जो राजनीति नहीं हो रही है वो नहीं ज्ञातिवाद पे हो रही है, और निर्मल जी हर एक समाज हाँ चाहता है कि मेरा खुद का मुख्यमंत्री चाहिए। OBC समाज भी हाँ चाहता है मुख्यमंत्री चाहिए, फिर दलित समाज भी चाहता है हमारा मुख्यमंत्री चाहिए। तो आप हाँ देख सकते हो अभी एक इस बार यूपी के जैसा इन्होंने फॉर्मूला अपनाया है, एक मुख्यमंत्री और दो नायब मुख्यमंत्री। अब जो नायब मुख्यमंत्री है उसमें एक सबसे बड़ा नाम जो है वो, अगर OBC समाज को लेते हैं तो वो लोग लेके आएंगे दिलीप ठाकोर, जो यहाँ पे उत्तर गुजरात में बहुत बड़ा नाम है, उनको अगर नायब मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। और दूसरा जो आदिवासी नेता है, ठीक है, तो उसमें गणपत वसावा का बहुत नाम आगे चल रहा है। एक ऑलरेडी पटेल का जो मुख्यमंत्री हो गया, तो नितिन पटेल को नायब मुख्यमंत्री का पद शायद छोड़ना पड़ता है। और पटेल समाज के लिए, और ये आने वाले जो ये भी भूपेंद्र पटेल जो है वो गुजरात में नहीं पर पूरे वर्ल्ड में जो उमिया धाम ट्रस्ट है उनके ट्रस्टी है। तो वो कड़वा पाटीदार और लेवा पाटीदार दो समाज है, और लेवा पाटीदार से वो आते हैं, और लेवा पाटीदार की उनकी अच्छी पकड़ है, सारे पटेल समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। वो उमिया फाउंडेशन के चेयरमैन है, और सब पटेल समाज को ठीक है निर्मल जी मैं फिर से आता हूँ और मुद्दे लेकर आपके पास आऊंगा मैं। राजेश जी मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? अच्छा, अभी ये गुजरात की राजनीति में जो भी फेरफार हुआ है उसके बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि इस बार गुजरात का जो भी चुनाव है वो एक हिंदू वोटों पे डिपेंड होगा। हिंदू वोटों पे इसलिए
कि जो सोशल मीडिया में जिस तरह हिंदू मुस्लिम की बातें चल रही है, तो वो हिसाब से यहाँ पे हिंदू वोट ही उनको एकत्रित करने पड़ेंगे। अभी हिंदू वोटों के अंदर यहाँ पे मेजर पार्ट है पटेलों का। अभी पटेल में ऐसा है कि पटेल के अंदर भी कुछ लोग किसी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, कुछ लोग किसी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इस तरह से अलग अलग चौक पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये किया कि अभी 11 महीने का या जो भी कम समय है, कम समय के अंदर एक ऐसा चेहरा कि जो चेहरा अगर जिता दे तो जीत जाए, अगर हार भी होए तो उसके सर पे ये इल्जाम आए कि भाई इनकी वजह से हारे। एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन ये है कि ये गुजरात की जो प्रजा है, इस बार पहले तो ऐसा था कि भाई मोदी है तो वोट देना है, भाजपा है तो वोट देना है। लेकिन इस बार कोरोना काल आने के बाद लोगों का माइंड सेट हुआ है, तब किसे दे, कौन अच्छा है, कौन सा व्यक्ति अच्छा है। अभी लोग पार्टी या किसी सेलिब्रिटी टाइप के चेहरे को नहीं देखेगी। तो गुजरात की राजनीति में अभी भूपेंद्र भाई की बात करें तो भूपेंद्र भाई व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान है। उनके एमएलए है, आनंदीबेन के नजदीक के माने जाते हैं। उनको कोई भी सामान्य व्यक्ति भी फोन करता है तो वो काम करते हैं। तो एक है कि एक ऐसी प्रतिभा कि जो धीरे धीरे अपने आप लोकप्रिय हो जाए। और दूसरी बात कि तो गुजरात में ऐसा है कि विजय भाई थे साथ में, नायब मुख्यमंत्री नितिन भाई राज चलाते थे। इस तरह इनका चेहरा आगे रहे और पीछे का मैनेजमेंट अपनी तरह से अलग से काम करता रहे, उस तरीके की एक व्यू रचना है ये। राजेश जी, एक बात ऐसा है कि पहले जैसे निर्मल जी ने बताया कि जो पहले मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलती नहीं थी गुजरात की जनता, अब थोड़ा बोलना शुरू हुआ है कोरोना के वजह से। गुजरात में ऐसा हुआ है कि कोरोना के वक्त पे अभी चुनाव के वोट लेने के लिए जो भी लोग आपके घर के आंगन तक आए हैं, तो कोरोना के वक्त पे कोई भी आपके आंगन पे मदद पे नहीं आया। दूसरी बात, लोगों को इस तरह से गाइडलाइन दी गई कि भाई आप इनसे दूर रहें, इनकी मदद भी ना करें, या तो मदद करें। लोगों को डर हो गया कि भाई मदद भी करेंगे तो फिर हमें हो जाएगा। ना सरकार से मदद मिली, ना कोई हॉस्पिटलों से कोई व्यवस्थित गाइडलाइन हुई। और सच मानो क्यों कहूँ तो सगे संबंधी भी अपने आप को अपने पड़ोसी से लेकर संबंधी को मदद करने के लिए डरते थे। ऐसा डर वाला माहौल था। इतना बुरा माहौल गुजरात में, इतना बुरा माहौल था। देश में तो गुजरात में अच्छा चल रहा है, ऐसे सब खबरें आ रही थी। मैं समझा नहीं। गुजरात में सब अच्छा चल रहा है, कोरोना का काम अच्छा चल रहा है, ऐसे खबरें देश भर में चल रही थी। आप तो आपके हिसाब से या फिर निर्मल जी के बातों से ऐसा लगता है कि गुजरात में कोरोना में बहुत मुश्किल हुआ है। कोरोना में जो भी हुआ उसका एक इफेक्ट ये है कि आज लगभग लोगों के पास रोजगारी नहीं है, या तो उनकी पगार आधी हो गई है, जीना मुश्किल है, और बीमारियों के डर से लोग डरे हुए हैं। अभी उनको लोग को ऐसा ही चाहिए कि भाई हमको फिर से खुल के बाहर आना है और हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें दबाए नहीं। हम अभी पैसे भर भर के भी लोग थक गए हैं कि भी हम टैक्स भरते, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, अभी हमें कोई विकल्प चाहिए। इस तरीके का एक माहौल है। दूसरी तरफ ये है कि यहाँ पे विजय भाई रूपानी जब थे, अब एवरीडे कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट, प्रोग्रेस वगैरह, विकास की भी बातें हुई करती थी। उन लोग ने माहौल भी बनाने की कोशिश की कि लोग उनकी तरफ गए। लेकिन इस बार उनके 5 साल पूरे होने की जो भी सेलिब्रेशन हुई, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए, एडवर्टाइजमेंट दी गई। अगर उनका सुशासन था 5 साल में अच्छा, तो फिर उनको बदलने की जरूरत क्या थी। तो बदलना इसलिए पड़ रहा है कि कुछ परिस्थिति ये चेंज हो रही है, ऐसा कुछ उनको लगता है। कांग्रेस की उनको कोई भी कंपटीशन है नहीं जहां तक मैं समझता हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से गुजरात के राजनीति में एंटर हुई है, तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी और छोटी छोटी पार्टियां और ओवैसी, ये सब जो अलग अलग दल है, वो अगर वो हिंदू वोट अगर डिवाइड करते हैं तो उनको एक अलग परिणाम मिलेगा जो उनकी कल्पना के बाहर हो। ठीक है। मैं साई जी, मेरी आवाज आपको आ रही है साई जी? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। साई देसाई जी, आवाज येते माझं? हाँ, साई
दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत या चर्चेमध्ये. म्हणजे हिंदू मुस्लिम होईल असं राजेजी स्पष्टपणे म्हणतात. यंदाची निवडणूक ही हिंदू मुस्लिम बेसवरच निवडणूक लढवली जाईल. यापूर्वीही हिंदू बेसवरच सगळ्या निवडणुका ज्या त्या जिंकल्या होत्या. मी अनेक वेळा गुजरातचा दौरा केलाय. त्यावेळेला हिंदू आणि मुस्लिम हा फॅक्टर जो आहे तो अत्यंत महत्वाचा होता. पण दिवसेंदिवस थोडस डेव्हलपमेंट याविषयी तरुणांची मनं जी आहेत ती जात असतात. जो युवा वर्ग है वो चाहता है कि डेवलपमेंट हो, उसके ऊपर चुनाव लड़े. तो इस बार युवा वर्ग जो है वो क्या बीजेपी को साथ देगा साई जी, या कांग्रेस ने एक सक्षम कोई प्रतिस्पर्धी तैयार किया है वहां? देखिए सर, ऐसा है कि पिछले 25 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की गव्हर्नमेंट या सरकारने दरवेळा आपला 2002 घ्या का 2002 मध्ये तुम्ही गोधरावर इलेक्शन लढला, 2007 मध्ये तुम्ही परत ते हिंदू मुस्लिम वर परत लढल्या, 2012 मध्ये मोदी साहेबांना आपण पीएम बनवायचे म्हणून लढले. त्या बहाण्यावर तुम्ही दरवेळा इलेक्शन लढून राहिलेले. आता लोक जसं जसं मध्ये जाऊन राहिले दर वर्षा मग लोक आता म्हणतात ठीक आहे आम्ही हिंदू मुस्लिम, तुम्ही हिंदुआंची पार्टी, आम्ही हिंदू तरीके तुम्हाला मत देऊन राहिलेलं आहे. पण हिंदू तरीके मत तुम्ही किती वर्ष मागणार? तुम्ही आम्हाला जे बेसिक्स आमची फॅसिलिटी आहे ते तर देणार. साई यांचा आवाज जो आहे तो डिस्कनेक्ट झाले. साई पुढे कनेक्ट होतील. मी निर्मल यांच्याकडे जातो. निर्मल जी, आवाज मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ निर्मल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने शायद म्यूट रखा है. हाँ निर्मल जी, सवाल ये है क्या इस बार का चुनाव हिंदू मुस्लिम इस पर ही होगा? कोरोना का मुद्दा आएगा या नहीं आएगा? और अभी जो पटेल मुख्यमंत्री बने हैं वो क्या संभाल पाएंगे आने वाली चीजों को? जी विकास जी, जिस तरह से आपने मेरे को बताया, हिंदू मुस्लिम जो वोट राजनीति है वो केंद्र की जो ये होती है सरकार उसमें होती है. गुजरात में अगर जो है तो पूरा ज्ञातिवाद पे जाता है. ठाकुर समाज है, दलित समाज है, उसी हिसाब से ये गुजरात और कांग्रेस, गुजरात की भाजपा हो, कांग्रेस हो, अदर पार्टी हो, जो भी है वो सारी वोट बैंक जो है वो ज्ञातिवाद पे लड़ी जाती है. और आपकी दूसरी बात है जो भूपेंद्र पटेल है, भूपेंद्र पटेल एक ही बार अभी पहली बार ही वो बने हुए हैं यहाँ पे, पहली बार ही वो धारासभ्य बने थे, ठीक है. और दूसरी बात ये कि वो आनंदीबेन के एकदम नजदीक माने जाते हैं. इसी वजह से उनको ये मुख्यमंत्री बनाया गया है. पर मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह से नितिन पटेल का सुबह में मीडिया में एक बयान था कि जो लोगों के साथ रह सके, जो लोग पहचानते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री गुजरात में होना चाहिए. पर हर बार की तरह ये भाजपा की एक नीति रही है कि जो नाम हर बार मीडिया में जो चर्चित होता है वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं होता है. अगली बार जब आनंदीबेन पटेल की भी जब यहाँ पे छुट्टी की गई थी तभी भी नितिन पटेल का मुख्यमंत्री होना तय था. फिर वापस विजय रूपाणी को लेके आए. और दूसरी बात आपने जो बताई है, हिंदू मुस्लिम वोट बैंक राजनीति बहुत गुजरात में नहीं होती है. सारा जो वोट बैंक है वो ज्ञातिवाद पे लड़ा जाता है. इसी वजह से वो ये पटेल समाज को मुख्यमंत्री बनाना इस बार भाजपा को जरूरी बना है. और पटेल समाज बहुत नाराज था. सबसे ज्यादा वोट जो है गुजरात में वो पटेल समाज के है, विकास जी. तो उसी वजह से भूपेंद्र पटेल को इस बार ये मुख्यमंत्री बनाया गया है. और भूपेंद्र पटेल की अगर बात करें तो आनंदीबेन के बहुत नजदीक है. घाटलोडिया जो अमित शाह का जो इलाका है वहां से उन्होंने 1.25 लाख वोटों से भी ज्यादा वोट से वो जीते हुए हैं. और उसी वजह से इनको बनाया गया और पटेल समाज के अग्रणी है. और अभी देखना पड़ेगा कि आगे. मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पटेल समाज नाराज है, नितिन पटेल को नहीं बनाया है और उनको ये इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं है उनका किस तरह से सरकार चलाए. तो अभी आगे जिस तरह से रूपाणी साहब ने जिस तरह से कोरोना में उनको तकलीफ हुई है, सबसे बड़ी बात आपको जब मालूम होगा कि अपना ये CR पाटिल ने 5,000 इंजेक्शन रेमडेसिविर कहाँ से लाए थे, उसमें मीडिया में भारी चर्चा में रहे थे. तब रूपाणी जी ने बताया था कि आप जाके उनको पूछो. तो वो मन मिलाप होने के कारण भी ये जो मुख्यमंत्री की रेस में जो ये भूपेंद्र पटेल को लाना, विजय रूपाणी के भी वो अंगत थे और पाटीदार समाज के अग्रणी थे. अगर नितिन पटेल आ गए तो नितिन पटेल की पकड़ सारे अधिकारियों भी बहुत अच्छी थी, पटेल समाज में भी बहुत अच्छी थी. पर वहां की ऊपर की जो नेतृत्व है और CR पाटिल है वो नितिन पटेल को नहीं चाहते थे. इसी वजह से ये पटेल समाज के अच्छे नेता
जो उमियाधाम के ट्रस्टी, इसी वजह से भूपेंद्र पटेल को आज मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो यही सवाल लेकर मैं राजेश जी के पास जाता हूँ. अमित, साई जी, मी नंतर तुमच्याकडे येतो. राजेश जी, नितिन पटेल वर्सेस भूपेंद्र पटेल, क्या नितिन पटेल को बनाया नहीं गया, उसका असर कुछ होगा आने वाले चुनाव में, राजेश जी? अभी भूपेंद्र भाई की बात करने से पहले मैं बताऊंगा कि जब से गुजरात में फैक्टर चेंज कब हुआ, कि जब से हार्दिक पटेल की एंट्री गुजरात में हुई तब से भाजपा सरकार की परेशानी बढ़ गई। उसके बाद उनको आनंदीबेन को चेंज करके विजय रूपानी जी को लाना पड़ा। विजय रूपानी एक ऐसा चेहरा था कि जो कोई भी विवाद में नहीं था और शांत रह के वो काम करते थे। उनको जो बोला जाता था वो काम करते रहते थे। इस तरीके का उन्होंने माहौल बनाया। आज भी मैं कहता हूँ कि विजय रूपानी उन्होंने जो इस्तीफा दिया तो उनके जाने का दुख बहुत लोगों को है। विजय रूपानी वैसे लोकप्रिय है और एक है कि दोबारा अभी वापिस जो भाजपा सबसे ज्यादा खर्चा जब हुआ हार्दिक पटेल के आने के बाद, पटेलों को मनाने के लिए कुछ ना कुछ उनको करना ही पड़ा। कोई ना कोई एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। भी पटेल, हम आप लोगों के साथ है, आप भी हमारे साथ रहो। इस तरीके का पूरा माहौल ये चलता रहा और अभी एक ऐसा मोड़ आया है कि दूसरी राजनीतिक पार्टी इसमें एंटर हुई है। प्रजा में अभी प्रजा के पास पैसे भी नहीं है, ये बीमारी से थके हुए हैं, लॉकडाउन से थके हुए हैं और अभी पब्लिक को एक जो सपना था, जो उन्होंने सच माना था कि अच्छे दिन आएंगे, अब उनको सचमुच में अच्छे दिन चाहिए। तो उसके लिए वो लोग कोई ना कोई विकल्प वो ढूंढते हैं। राजेश जी, अच्छे दिन आए नहीं, इसका मतलब गुजरात के लोग होके, नरेंद्र मोदी तो गुजरात के हैं, तो गुजरात में अच्छे दिन आए नहीं। देखो, मैं अभी ऐसे राजनीतिक के हिसाब से नहीं, व्यक्तिगत के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो कोई भी किसी भी पार्टी का राज 20 साल या 15 साल तक एक ही जगह पे रहता है तो वो राज एकदम सोने का हो जाना चाहिए। सोने का मतलब विकास में कोई भी कमी बाकी नहीं रहनी चाहिए और ये सब नहीं हुआ है। उसमें आधे काल में तो हमारे प्रधानमंत्री खुद भी थे, उनके बाद इन लोगों ने नो डाउट विकास के काम हुए, लेकिन पब्लिक को क्या चाहिए कि उनको एक तो महंगाई नहीं लड़नी चाहिए, दूसरी बात के कोई भ्रष्टाचार से उनको नहीं लड़ना चाहिए, तीसरी बात के उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए, चाहे वो हेल्थ की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, वो सब उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल. साई जी, अच्छे दिन आले की नाही? ठीक. हॅलो, हाय मी. साई जी, अच्छे दिन नाही गुजरातमध्ये नाही आहेत, म्हणजे तुम्ही तर विरोधक, ठीक आहे, पण 15-20 वर्ष राज्य केल्यानंतर गुजरातमध्ये अच्छे दिन काय येत नव्हते. विजय रूपानी जरी मुख्यमंत्री होते पण सगळा रिमोट कंट्रोल जो आहे तो नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याबद्दल. कुठे गणित चुकलं यांचं? साहेब, असं नाहीये का अच्छे दिन बेसिकली लोकांच्या जेव्हा चांगलं होतं तेव्हा अच्छे दिन येतात. हे अच्छे दिन गुजरातमध्ये 20 वर्षापासून आहे, पण ते कोणाचे? भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांपुरतेच सीमित आहे. उद्योगपतींचे, लोकांची जमिना घेऊन उद्योगपतींना देऊन द्यायची. 1 रुपया, तुम्ही ऐकलं असेल गुजरातमध्ये काही 1 रुपया स्क्वेअर फुटच्या भावाने जमिना सरकारने दिलेल्या आहे. तर असं नाही अच्छे दिन आले, पण सामान्य प्रजाचे अच्छे दिन नाही आले. तुम्ही मला सांगत होते की हिंदू मुस्लिम, इकडे इलेक्शन हिंदू आणि मुस्लिम नावावरच ऑन स्टेज भले कोणी काही पण बोलत होय, पण व्हॉट्सअप आणि ही जी सोशल नेटवर्किंग आहे त्याच्यावर अख्खा दिवस हिंदू मुस्लिमच करायला येतं. का? कारण त्या लोकांना माहिती आहे की जर आम्ही हिंदू मुस्लिम नाही केलं तर आमची जी दुर्बलता आहे ती सगळी पुढे येऊन जाईल. ती पुढे आली तर आम्हाला जितणं शक्य नाहीये. आता या चक्करमध्ये आता मला सांगितलं आमच्याकडे जातीवादवर होतं, पण ऍक्च्युली आमच्याकडे इलेक्शन जातीवादवर होतच नाही. फक्त हे आता शेवट 5-10 वर्षामध्ये ते पाटीदार जेव्हा संघटित झाले ना, एक होऊन एक आवाज उचकला, तेव्हा काही आलं का हा भाई एक हिंदू ज्ञातीचे कोणी एक संघटित झाले आणि त्यांच्या कारणे त्या पाटीदारवर द्या. बाकी पाटीदार 17% पाटीदार आहे, त्यापेक्षा तुम्ही ओबीसी पाहिजे लगभग 45% ची आबादी आहे, पण बिकॉज ते लोक संघटित नाहीये अजून, आणि हे लोक संघटित होऊन नाही देत. पहिलं तर ते लोक होऊन पण नाही देत, आणि ते संघटित नाही होण्याच्या कारणे ते त्यांचा खूप फायदा उचकतात आणि फक्त हिंदू मुस्लिमच्या नावावर इलेक्शन लढतात. जर आज पण या गुजरातमध्ये मुद्द्यांवर
ઇલેક્શન હોય, મુદ્દામાં ચૂંટણી હોય ને તો ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટણી જીતું જ નહીં શકે. આખી ચૂંટણી કંઈક ના કંઈક ધર્મच्या नावावर का કંઈક ना કંઈક अशा मुद्द्यावर होती ज्या संगती गुजरातची प्रजाला काही निस्बत नाहीये. गुजरातची प्रजा इमोशनल आहे, भोळी आहे आणि किती वेळा नाही का इमोशन्स मध्ये वाहून त्यांचे स्वतःचे मत देऊन देते. पण जी तकलीफ होऊन राहिली आहे ती 20 वर्ष झाले, 25 वर्ष झाले. आता सहनशक्तीची बाण तुटाला येऊन गेलाय, तुझ्याच्या आरीवर येऊन गेलाय आणि ते भारतीय जनता पार्टीच्या शीर्ष नेतृत्वाला पण दिसून राहिलंय. म्हणजे आता ते लोक गार चेंज करेल, हे करेल. अजून आम्ही ऐकलंय का उत्तर प्रदेश संघात ही आमची चुटणी होईल, तसं आम्ही ऐकून राहिले अजून का भाई चुटणी ही. कारण का भूपेंद्र पटेलला काही 1 वर्ष 6 वर्ष ठेवला तरी पण भाजप गरीज आहे. म्हणजे ते 6 वर्षाचा टाइम पण नाही देणार आहे. ते लगभग उत्तर प्रदेश संघात ही चुटणी करायच्या प्लॅनिंग मध्ये आहे असं मला दिसून राहिलं. निर्मल यांच्याकडे जातो. निर्मल मुझे ये बताओ कि अच्छे दिन जो है वो क्यों नहीं आ पाए? खुद नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधान है, देश के पंतप्रधान है, अमित शाह जी है, पूरा कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में है. तो ये कोरोना में अच्छी तरह से काम नहीं हुआ या फिर सिर्फ बिल्डर, उद्योजक जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका ही फायदा हुआ? अच्छे दिन कॉमन लोगों को क्यों नहीं मिले? आप अनम्यूट करिए माइक. हाँ. जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेके आज तक, जब वो वहां से वो अपने ये प्रधानमंत्री बने हैं, अमित शाह जी को वहां के लेके गए हैं, पर गुजरात में अच्छे दिन केवल उद्योगपति के आए हैं. जो बीच वाले गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके कभी अच्छे दिन आए नहीं है, क्योंकि जीएसटी लगा है, नोटबंदी हुई है, नोटबंदी हुई, उसी वजह से अच्छे दिन गुजरात में नहीं है. नहीं फिर वोट क्यों देते हैं? बीजेपी को वोट क्यों देती है? लोग क्यों देते हैं बीजेपी को वोट? क्योंकि गुजरात में कांग्रेस की सरकार के, अभी केंद्र के नेतृत्व की बात की जाए तो केंद्र के पास बहुत सारे जो स्टेट है वो बीजेपी के पास है. अगर गुजरात में बीजेपी नहीं आएगी तो यहाँ का विकास रुक जाएगा. ठीक है. और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हर बार क्या होता है कि पाटीदार समाज जो वो पहले से ही भाजपा के साथ है. ठीक है. और अभी काफी सारे नेता जो है उनको ये चेंज करना पड़ता है. ये राजनीति जो है वो ज्ञातिवाद पे करते हैं और उसी वजह से, और सबसे बड़ी बात की जो भाजपा के खिलाफ बोलता है उनके ऊपर ईडी की रेड डाल दी जाती है. फिर कांग्रेस के जो धारासभ्य उनको खरीद के भी ये लोग सरकार बनाते हैं. तो ये जो सारी जो है, तो ये लोगों के पास दूसरा विकल्प नहीं है. अभी इस बार पहली बार सूरत के अंदर जो निकाय चुनाव हुए, सूरत महानगर पालिका के, उसके अंदर 25 सीट जो आम आदमी पार्टी की आई और उसमें बहुत सारे पाटीदार लोगों ने जो साथ दिया आम आदमी पार्टी का, उसी वजह से भाजपा अभी बौखला गई है और उसी वजह से पाटीदार नेता को आज मुख्यमंत्री बनाने की गुजरात में जरूरत पड़ी. विकास तो अभी पाटीदार समाज जो है खुश हो गया पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाया तो, क्योंकि वो भी पाटीदार समाज की है. पाटीदार समाज बहुत खुश है क्योंकि जो चेहरा जो है, ये जो चेहरा जो ये लोग उठा के लाए हैं वो एकदम सरल और सिंपल स्वभाव का है. छोटे घर से आते हुए है. ठीक है. और पहली बार ही वो लड़े हैं और आनंदीबेन के बहुत सारे करीबी, आनंदीबेन के जो करीबी है और आनंदीबेन को सरकार चलने का काफी सारा ये गुजरात की एक रणनीति है कि जो नाम मीडिया में चलता है और सुबह सुबह में नितिन जी का जो बयान है, और नितिन जी एक रिमोट से चलने वाले नहीं है. नितिन पटेल एक अच्छे छवि वाले नेता है, वो रिमोट से चलने वाले नहीं है. ठीक है. उनकी पकड़ जो है वो सारे अधिकारी और सारे नेता पे रहती है. वो वहां पे ये रूपानी सरकार जो थी वो पहले भी सब लोग बोलते थे कि ये रिमोट से चलने वाले मुख्यमंत्री है, क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के हाथ में है. और नितिन पटेल जो है वो कभी रिमोट से चलने वाले आदमी नहीं है. वो अपने मन की और गुजरात के अच्छी जो चीजें हैं उनके लिए वो बहुत आगे आए हुए हैं. जब गुजरात में परिस्थिति विकट होती है और उस बारे में जब मीडिया को प्रस्ताव रजू करना होता है, हर बार नितिन पटेल को आगे करते हैं ये लोग. तो नितिन पटेल एक अच्छे नेता थे और वो रिमोट से चलने वाले नहीं थे. इसी वजह से केंद्र नेतृत्व हो, CR पाटिल हो और ये विजय रूपानी हो, ये सारे लोगों ने ये रिमोट से चलने वाले नहीं थे, इसे नितिन पटेल को हटा दिया और उनके पास दूसरा चेहरा कोई था नहीं. क्योंकि प्रफुल्ल पटेल, आप जानते हो प्रफुल्ल पटेल को, बहुत पहले प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा था
पर प्रफुल्ल पटेल वो संघ दादरा नगर हवेली के प्रशासक में वहाँ के जो एक एमएलए थे, उनके आपके मुंबई के एक हॉस्पिटल में, मुंबई के होटल में उनका आप जानते हो तो उन्होंने सुसाइड किया था, उसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम आया था। तो वहां पे वो दागी नेता थे। फिर बात बहुत सारी थी कि गोवर्धन झड़पिया, पर गोवर्धन झड़पिया ने एक बार अलग पार्टी बनाई थी, वो भाजपा से उन्होंने 2 बार दगाखोरी भी की, इसी वजह से उनको नहीं लाया। तो अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं था पटेल समाज के लिए। तो एक ये सबसे बड़ा गुजरात में अवसर था। आपने परसों ही देखा होगा सरदार धाम का नरेंद्र मोदी के हस्तक उन्होंने उद्घाटन किया है, और वो सरदार धाम उमिया धाम के ट्रस्टी है ये भूपेंद्र पटेल। और सारे जो पटेल समाज है उनको वो अच्छी तरह से अपनी तरफ भाजपा की तरफ खींच सकते हैं, इसी वजह से लाए। पर ये मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र पटेल मेरे को जब तक लग रहा है तब तक 11 महीने के ही मुख्यमंत्री है। बिल्कुल। उसके बाद 2022 में ये नया चेहरा आएगा। बिल्कुल, निर्मल जी को बहुत बहुत शुक्रिया। साई जी तुमचेही आभार, राजेश जी तुमचेही आभार। प्रयत्न केला की तातडीने मुख्यमंत्री बदलण्याची गरज काय होती, काय चुका झाल्या किंवा काय नेमकं गणित याविषयी मी प्रयत्न केला। मी तेच सांगतो, आपण पाहता मॅच